नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे चैनल पर। तो दोस्तों, हमने पढ़ा था पहली वीडियो में कि ब्रिटिश काल में भारतीय अर्थव्यवस्था वो हमारा समाप्त हो गया है। अब हम परिभाषित शब्दों का ज्ञान लेंगे। आर्थिक समृद्धि। तो दोस्तों, आर्थिक समृद्धि बहुत इम्पोर्टेंट टॉपिक है। तो दोस्तों, मैं चाहूँगा कि आप अच्छे से पढ़ें। तो दोस्तों, शुरू करते हैं कि आर्थिक समृद्धि। आर्थिक समृद्धि उत्पादन से संबंधित होती है, प्रोडक्शन से, अर्थात इकोनॉमिक ग्रोथ किससे संबंधित होती है? प्रोडक्शन से। तो दोस्तों, आर्थिक समृद्धि को आप एक इजी से एक उदाहरण से समझ लीजिए कि मान लीजिए कि आपके घर में खाना बना है, उसकी मात्रा 2 किलो है। 2 किलो आपके घर में खाना बना है और खाने वाले 3 लोग हैं। तो दोस्तों, इसमें जो आर्थिक समृद्धि है ये है कि आपके घर में खाना बना है। खाने वाले कितने लोग हैं या कितने लोगों को कितना कितना मिलना है उससे कोई मतलब नहीं है, कि प्रोडक्शन हुआ है आपके घर में खाने का ना, तो वो क्या है? आर्थिक समृद्धि। अगला पॉइंट है हमारा सकल घरेलू उत्पाद, जीडीपी। देखो दोस्तों, सकल घरेलू उत्पाद का डेफिनेशन मैं आपको बाद में बताऊंगा। फिलहाल ये समझ लीजिए कि सकल घरेलू उत्पाद मोटा मोटा कि किसी देश की सालाना जो आय होगी उसका निचोड़, उसका जोड़। उसी प्रकार से यही समझिए सकल राष्ट्रीय उत्पाद कि किसी भी देश की एक साल की इनकम जो होती है, आय होती है। ठीक है। तो दोस्तों, आर्थिक समृद्धि में सकल घरेलू उत्पाद अर्थात जीडीपी, सकल राष्ट्रीय उत्पाद अर्थात जीएनपी यानी कि ग्रोथ नेशनल प्रोडक्ट और ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट, और प्रति व्यक्ति आय पर कैपिटा इनकम पीसीआई, अगर इन तीनों में वृद्धि होती है, अगर इन तीनों में वृद्धि होती है तो इसका अर्थ ये है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अर्थात किसी भी देश में 3 चीजों में वृद्धि होती है, जीडीपी, जीएनपी और पीसीआई पर कैपिटा इनकम में वृद्धि होती है, तो उसका अर्थ यही है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है, अर्थात ग्रोथ हो रही है, इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। लेकिन अब एक क्वेश्चन पुट होता है कि इन तीनों में से कौन सा मापदंड आर्थिक समृद्धि के लिए सबसे उपयुक्त माना जाता है? तो इनमें से जो सबसे उपयुक्त मापदंड माना जाता है वो प्रति व्यक्ति आय होता है, अर्थात पर कैपिटा इनकम। तो अगला जो पॉइंट है हमारा, किसी देश की आर्थिक समृद्धि का सबसे उपयुक्त मापदंड प्रति व्यक्ति आय होती है। ध्यान दीजिएगा, प्रति व्यक्ति आय होती है। क्वेश्चन बहुत बार आया है आईएएस एग्जाम में, पीसीएस एग्जाम में, स्टेट लेवल के जितने भी सिविल के एग्जाम होते हैं उनमें, कि उपयुक्त मापदंड क्या हो गया आर्थिक समृद्धि के लिए? प्रति व्यक्ति आय। ठीक है। यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, नोटिस कीजिएगा, यदि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो इसका अर्थ यह है कि आर्थिक समृद्धि हो रही है। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, तो इकोनॉमिक ग्रोथ हो रही है। तो दोस्तों, प्रति व्यक्ति आय क्या किसे बोलेंगे? मैं आपको बता देना चाहता हूं। प्रति व्यक्ति आय किसी भी देश की राष्ट्रीय आय अर्थात सालाना आय को, किसी भी देश की राष्ट्रीय आय को जब हम उस देश की कुल जनसंख्या से भाग देते हैं तो हमें प्रति व्यक्ति आय प्राप्त होती है। सपोज कीजिए किसी आपके परिवार में 4 सदस्य हैं और आपके परिवार की जो प्रति व्यक्ति आय है, सपोज करो 4 व्यक्ति है, जो पहला व्यक्ति है एक की इनकम उसमें 50,000 है, दूसरे की इनकम 30,000 है, तीसरे की इनकम है 15,000 और जो चौथे की इनकम है वो 5,000 है। तो टोटल जो इनकम हो गई 1 लाख। अब 1 लाख आपके परिवार की सालाना मतलब प्रति माह इनकम है। तो अब हुआ क्या, अब उसका जो
प्रति व्यक्ति आय जो निकालेंगे आपके परिवार से वो 25,000 पर व्यक्ति आय होगी, लेकिन उसमें एक व्यक्ति की आय 50,000 है, एक की 30,000 है, एक की 15,000 है और चौथे व्यक्ति की आय है 5,000। ठीक है, अब आप समझ सकते हैं कि जिसकी 50,000 इनकम है वो तो बढ़िया मजे से अपना जीवन यापन कर रहा है, लेकिन जो 5,000 जिसकी इनकम है चौथे व्यक्ति की, वो खस्तेहाल में है। तो आप समझ सकते हैं कि किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय उसके जो किसी भी देश की प्रति व्यक्ति आय अगर बढ़ती है तो अच्छी बात है, लेकिन लोगों में मतलब जो चौथा व्यक्ति है वो दुखी हाल है, फटे हाल है, वो परेशान है। ठीक है, जबकि वो खुश हो सकता है कि उसके परिवार की जो प्रति व्यक्ति आय है वो 25,000 है, समझ रहे हैं ना, लेकिन वो तो 5,000 पे अटका हुआ है। तो जीवन की गुणवत्ता किसकी बेहतर होगी? जिसकी इनकम 50,000 है। और जीवन की गुणवत्ता में कमी किसकी होगी? जिसकी 5,000 है। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं कि अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो उसके साथ क्या होगा? आर्थिक समृद्धि बढ़ेगी, लेकिन उसका अर्थ ये नहीं होगा कि जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि हो रही है। समझ रहे हो? हम अगला पॉइंट पढ़ते हैं। प्रति व्यक्ति आय दो तरीके से बढ़ती है। अगर प्रति व्यक्ति आय में किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही हो, इंक्रीज हो रही हो, अगर प्रति व्यक्ति आय में किसी देश की ये वाली किसी देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही हो तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी। अगर किसी देश में देश की राष्ट्रीय आय बढ़ रही हो तो क्या होगा? प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी और आर्थिक समृद्धि होगी। लेकिन प्रति व्यक्ति आय दूसरी तरीके से भी बढ़ती है। सपोज करो कि किसी देश की राष्ट्रीय आय स्थिर है। अगर किसी देश की राष्ट्रीय आय 100 रुपये है और उस देश में 4 लोग हैं और 4 लोग क्या करते हैं, 2 की मौत हो गई तो 2 रह गए, तो यानी कि 100 रुपये की जो उस देश की राष्ट्रीय आय 100 रुपये है और 4 सदस्यों में तो 2 सदस्यों की मौत हो गई, यानी कि जनसंख्या कम हो गई, तो क्या होगा? तब भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। अर्थात किसी भी देश की राष्ट्रीय आय स्थिर रहे और जनसंख्या का घट जा रहा है, यानी कि जनसंख्या कम हो, तो तब भी प्रति व्यक्ति आय बढ़ेगी। लेकिन इस स्थिति को आर्थिक समृद्धि नहीं कहेंगे। तो हमारा जो पॉइंट है, लेकिन जरूरी नहीं कि आर्थिक समृद्धि और पर कैपिटा इनकम बढ़ रही है, यानी कि प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो जीवन की गुणवत्ता भी सुधार होगा, बढ़ रही होगी। अगर आर्थिक समृद्धि और प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो ये जरूरी नहीं है कि जीवन की गुणवत्ता में भी सुधार या वृद्धि हो रही होगी। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जीवन की गुणवत्ता क्या होती है। बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहीं से ही, ठीक है, कि जीवन की गुणवत्ता एक बहुत अर्थशास्त्र का बहुत अच्छा परिभाषित शब्द है, जीवन की गुणवत्ता। तो मैं आपको बता देना चाहता हूँ कि जीवन की गुणवत्ता हमारे जो मूलभूत ज़रूरतें होती हैं हमारी, वो ज़रूरतें हमारी जीवन की गुणवत्ता में शामिल होती हैं। अगर हमारे जीवन की गुणवत्ता में कौन कौन सी सुविधाएं आती हैं, कौन कौन से चीज़ें आती है, तो पहला हमारा है स्वास्थ्य। अगर हम स्वस्थ नहीं होंगे, हमारे पास काफ़ी पैसा है, हम अच्छे तगड़े वो क्या बोलते हैं, हम शिक्षित भी है और पोषण स्तर भी ठीक है, हमारे जीवन की प्रत्याशा भी ठीक है, लेकिन हमारा स्वास्थ्य खराब है तो हमारे जीवन की गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी होगी। दूसरा, अगर हमारा स्वास्थ्य सही है, अच्छा हम अच्छे मोटे तगड़े हैं, तो हमारा स्वास्थ्य सही है लेकिन हम अशिक्षित हैं और हमारे पास पैसा भी है, पोषण स्तर भी ठीक है, लेकिन अशिक्षित है तो कहीं ना कहीं हमारी गुणवत्ता का ह्रास होगा। तीसरा हमारा जो पॉइंट है कि हमारे अंदर अगर पोषण स्तर की कमी हो, अर्थात विटामिन, कार्बोहाइड्रेट और वसा
प्रोटीन, इस तरीके की इन चीज़ों में कमी हो तो भी हमारे जीवन में गुणवत्ता में कहीं ना कहीं कमी होगी। ठीक है। उसके बाद जैसे आपने सुना होगा कि पुरुषों के मुकाबले महिलाएं अधिक टाइम तक जीवित रहती है। तो अगर किसी व्यक्ति की मतलब जीने की क्षमता अधिक है अर्थात जीवन प्रत्याशा अधिक है, ठीक है, या जीवन प्रत्याशा कम है, तो भी क्या होगा, जीवन की गुणवत्ता सही नहीं है। अगर हमारे पास स्वास्थ्य सही है, शिक्षा है, पोषण स्तर सही है, लेकिन जीवन प्रत्याशा नहीं है, तो हमारे पास क्या होगा, जीवन की गुणवत्ता में वृद्धि नहीं हो रही है और उसमें कहीं ना कहीं कमी है। मैं आपको बता देना चाहता हूं कि जीवन की गुणवत्ता किस पर डिपेंड करती है। अगर आर्थिक समृद्धि हो रही है परंतु प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ रही है, तो इसका अर्थ ये नहीं है कि जीवन की गुणवत्ता भी बढ़ रही होगी, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना, ध्यान दीजिएगा, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना आय के वितरण को नहीं दर्शाता। देखो मैं आपको बताता हूँ, मैंने आपको बताया था कि आपके परिवार में 4 सदस्य हैं, एक की 50,000 इनकम है, एक की 30,000, एक की 15 है और चौथे की 5,000 है। तो आप सपोज करो उनका 25,000 रुपये प्रति व्यक्ति आय बैठती है, अर्थात पूरे परिवार की इनकम 1 लाख है और प्रति व्यक्ति आय जो बैठती है वो बैठती है 25,000 प्रति व्यक्ति आय। लेकिन क्या है, जिसकी 50,000 सैलरी है वो तो समृद्ध है, खुश है, एंजॉय कर रहा है लाइफ को, लेकिन जो गरीब फटे हाले बेचारा है वो क्या है, वो जीवन का जो उसकी गुणवत्ता होगी वो अच्छी नहीं है, वो बेकार है। समझ सकते हैं ना। हाँ, तो वो जीवन की जो गुणवत्ता है, जो चौथा व्यक्ति है जिसकी 5,000 इनकम है, उसके जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं है, कमी है और वो खस्ते हाल है, बेकार है, परेशान है। तो क्या होगा अगर मैं 2 लाख आपके परिवार की आय हो जाए, आपके परिवार की आय 2 लाख हो जाए, अर्थात आपके परिवार की आय 2 लाख होती है तो आपके प्रति व्यक्ति आय भी बढ़ेगी, आपकी प्रति व्यक्ति आय 50,000 हो जाएगी। लेकिन सबसे ज्यादा समृद्ध अब भी वही व्यक्ति है जिसकी 50,000 सैलरी थी, उसकी अब 1 हो गई, अब उसकी 1 हो गई, और जिसकी 30 थी उसकी डबल हो गई, 60 हो गई, और जिसकी 15 थी उसकी 30 हो गई, और इसकी 5 से 10 हो गई। लेकिन इसी के साथ साथ जरूरतें भी बढ़ती है। तो ये आज भी जो चौथे नंबर का 5,000 से 10,000 पे पहुंचा व्यक्ति, ये आज भी कहीं ना कहीं फटेहाल, खस्तेहाल और जीवन की गुणवत्ता में पीछे है। तो प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो वो चौथा व्यक्ति खुश हो सकता है कि हाँ मेरे परिवार की आय अब 50,000 प्रति व्यक्ति हो गई है, 50,000 इनकम है हमारे प्रति व्यक्ति आय हमारी जो है वो 50,000 है, वो खुश हो सकता है। लेकिन उसके पास जो कमाई में जो उसके पास हिस्से में आ रहा है वो 10,000 ही आ रहा है। अर्थात हम कह सकते हैं कि प्रति व्यक्ति आय का वितरण समान नहीं होता। प्रति व्यक्ति आय तो ग्रोथ करेगी, बढ़ रही है, लेकिन जीवन की गुणवत्ता के आधार पर अगर आय का समान वितरण ना हो, बराबर ना बटे, तो जीवन की गुणवत्ता में सुधार नहीं होता। तो मैं आपको ये दर्शाना चाह रहा था कि जीवन की गुणवत्ता में अगर सुधार हो, क्योंकि प्रति व्यक्ति आय का बढ़ना आय के वितरण को नहीं दर्शाता। अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है तो उसका मतलब ये नहीं कि बराबर पैसे प्रत्येक व्यक्ति में बढ़ रहे हैं। तो दोस्तों अगला जो पॉइंट है, यहाँ से एक क्वेश्चन आता है कि जीवन की गुणवत्ता में इनमें से कौन सा शब्द नहीं जुड़ा या कौन सा शब्द जुड़ा हुआ है। वो आपको 4 ऑप्शन दे देगा, शिक्षा, स्वास्थ्य, पोषण स्तर, आपको इसके अलावा और कोई दे देगा, या इनमें से कोई नहीं है, जीवन प्रत्याशा रख के दे देगा। तो इसमें से क्वेश्चन पूछता है वो, फिर पूछता है कि जीवन की गुणवत्ता जो प्रदर्शित करती है आर्थिक समृद्धि, इनमें से क्या प्रदर्शित करती है। ऑप्शन में दे देगा जीडीपी, जीएनपी, पीसीआई, ठीक है, या इनमें से कोई नहीं।
तो इसमें तीन होगी। लेकिन अगला जो क्वेश्चन बनेगा कि जीवन की गुणवत्ता आर्थिक समृद्धि प्रदर्शित नहीं करती। क्वेश्चन आ जाएगा सीधी सीधी सी कि आर्थिक समृद्धि जीवन की गुणवत्ता प्रदर्शित नहीं करती, अर्थात इसमें सुधार नहीं करती। अगर आर्थिक समृद्धि हो रही है तो जीवन की गुणवत्ता हो रही होगी, ये जरूरी नहीं है। आगे बढ़ते हैं। देश में प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ रही है लेकिन गरीबी भी बढ़ रही है। देखो, अगर प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, जो हम आपके परिवार का जो पहला सदस्य था जिसकी तनख्वाह 1 लाख हो गई थी, तो उसकी प्रति व्यक्ति आय में बढ़ रही है, पैसा उसके पास जा रहा है। लेकिन जो चौथा व्यक्ति है वो गरीबी है, लेकिन गरीबी भी बढ़ रही है। आपने देखा होगा कि कोई व्यक्ति है कि वो अमीर से और अमीर होता जा रहा है, कोई व्यक्ति है जैसे रिक्शा चलाने वाला, वो गरीब से गरीब होता जा रहा है। इसका यही रीजन है कि देश में प्रति व्यक्ति आय तो बढ़ रही है लेकिन गरीबी भी बढ़ रही है, और वास्तविक आय का संकेंद्रण अमीरों के पास हो रहा है। अर्थात जो वास्तविक आय, प्रति व्यक्ति आय बढ़ रही है, जो इंक्रीज हो रही है, वो अमीरों के पास हो रही है, गरीबों के पास नहीं हो रही है। अब मैं आपको बता देना चाहता हूँ आर्थिक समृद्धि के कुछ फैक्ट है कि आर्थिक समृद्धि में क्या हो सकता है। राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में वृद्धि, मैं आपको बता देता हूँ प्रोडक्शन। मुख्य बिंदु आर्थिक समृद्धि का प्रोडक्शन होता है, तो आर्थिक समृद्धि में राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में वृद्धि होती है। दूसरा पॉइंट है इसका कि परिमाण परिवर्तन होता है, अर्थात क्वांटिटेटिव यानी कि मात्रा, इतनी 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 मात्रा। परिमाण मतलब मात्रा होता है, इतनी इतनी इतनी, कुछ कितनी भी हो सकती है। तो आर्थिक समृद्धि क्या करता है, मात्रा पर फोकस करता है। अगर उत्पादन कर रहे हैं किसी चीज का तो वो बढ़ के इतना होगा, मात्रा यानी कि परिमाणात्मक परिवर्तन आर्थिक समृद्धि में होता है। तीसरा और अंतिम पॉइंट है आर्थिक समृद्धि वस्तुनिष्ठ अर्थात ऑब्जेक्टिव होती है, अर्थात आर्थिक समृद्धि में वस्तुओं पर बल दिया जाता है। तो दोस्तों, ये वीडियो हमारी समाप्त होती है। आप इससे अच्छे से पढ़े क्योंकि इसमें क्वेश्चन पूछ लिया जाता है यहाँ से भी कि आर्थिक समृद्धि में इनमें से कौन सा पॉइंट नहीं है। आईएएस के एग्जाम में पूछ लिया जाता है, स्टेट पीसीएस वगैरह में पूछ लिया जाता है। तो इसमें से हम अगर हमने अच्छे से पढ़ा है कि राष्ट्रीय उत्पाद के आकार में वृद्धि होती है, दूसरा है परिमाण अर्थात क्वांटिटेटिव अर्थात मात्रा में परिवर्तन होता है, पहले इतनी थी अब इतनी थी इतनी थी इतनी थी। उसके बाद ये आर्थिक समृद्धि वस्तुओं पर बल देती है, अर्थात वस्तुनिष्ठ ऑब्जेक्टिव टाइप ये होती है। तो दोस्तों, इसके बाद अगली वीडियो में पढ़ेंगे हम आर्थिक विकास, इकोनॉमिक डेवलपमेंट, और तीसरी जो वीडियो होगी आर्थिक समृद्धि और आर्थिक विकास में अंतर, ये पढ़ेंगे। दोस्तों, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट। धन्यवाद।